नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। एचआई एंकर दीपाली के साथ मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 5 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हुई स्वदेश वापसी। घाना से नमीबिया तक द्विपक्षीय संबंधों में जुड़ा नया अध्याय। ग्लोबल साउथ की आवाज को पीएम मोदी ने फिर किया मुखर। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा से भारत ने हासिल की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां। भाजपा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने किया नए युग में प्रवेश। आतंकवाद पर वैश्विक स्वीकार्यता बनाने में रहा देश सफल। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार। चुनाव आयोग की कार्रवाई को बताया संवैधानिक दायित्व। आयोग से 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। अगली सुनवाई 28 जुलाई को। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश जारी। गुरुग्राम में प्रशासन ने दी वर्क फ्रॉम होम की सलाह। दिल्ली में लोगों से मेट्रो और वैकल्पिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी। टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह, जबकि इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर की हुई वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया। मामले में करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने कहा है कि 3 बिंदु इस मामले में अहम हैं। चुनाव आयोग को एसआईआर करने का अधिकार, एसआईआर की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया के लिए चुना गया समय। सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को मान्य माना जाना न्याय संगत होगा। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये केवल एक सुझाव है और अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को ही लेना है। कोर्ट ने आयोग से 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब तक इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह संविधान के तहत उसका दायित्व है। आयोग ये तय करने के लिए स्वतंत्र है कि पुनर्निरीक्षण कब किया जाए। ये कहना उचित नहीं होगा कि आयोग का कदम असंवैधानिक है। इस दौरान चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया कि उसकी मंशा किसी मतदाता का नाम हटाने की नहीं है। आयोग ने कहा कि वह जाति या क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं में कोई भेदभाव नहीं करता। करता चाहते थे कि बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल डिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है उसको रोक दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने अदालत का मुठ भांप लिया कि किसी भी एसटी के लिए अदालत तैयार नहीं है, तब उन्होंने अपने एप्लीकेशन को प्रेस करने से मना कर दिया और वो प्रेस नहीं किए हैं। इसीलिए अगली 28 जुलाई को पूरे मामले की पुनः सुनवाई होगी। तब तक इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टोरल रोल रिवीजन के कार्य को करता रहेगा। माननीय अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो वोटर आधार कार्ड और वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो प्लस राशन कार्ड को कंसीडर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के अपने अभियान को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इस मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि हमारी मांग है कि यह सत्यापन अभियान जारी रहना चाहिए। अगर मतदाता सूची में एक भी रोहिंग्या या एक भी घुसपैठिए का नाम है तो उसे हटाना जरूरी है। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी है और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि ये रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे
इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी हैं, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्वागत करते हुए कहा कि अगर 100% मतदान हो, मतदाताओं में जागरूकता उत्पन्न हो, सभी को मतदान में अधिकार मिले, तो इसमें विपक्ष को आपत्ति क्यों है। न्यायालय के जो भी निर्णय होता है हम स्वागत करेंगे, विश्वास रखते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि SIR किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? बुद्ध से जिन निकालने वाले और ये संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा को बेहद सफल बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दुनिया में भारत का सम्मान पीएम मोदी की अगुवाई में बढ़ा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी को अब तक 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है, जो देश की जनता का सम्मान है। पीएम मोदी 17 देशों की संसद में संबोधन दे चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ब्रिक्स में पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर साफ कहा, पीड़ित और आतंकवाद को फैलाने वाले को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी एक सुदीर्घ विदेश यात्रा करने के उपरांत आज वापस आए हैं। इस लंबी विदेश यात्रा में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। नंबर 1, आतंकवाद के विषय पर एक वैश्विक स्वीकार्यता प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हुई, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद वाले विषय के ऊपर न सिर्फ सर्वसम्मति के साथ भारत के पक्ष का अनुमोदन हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि भारत वंशी आज पूरे विश्व में है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि त्रिनिदाद टोबैगो, घाना से भारत का पुराना संबंध है। पीएम की इस यात्रा ने इन देशों के साथ संबंधों को एक नए आयाम तक पहुंचाया है। भारतवंशी समुदाय यानी इंडियन डायस्पोरा आज पूरे विश्व में एक बहुत प्रभावी और सृजनात्मक भूमिका निभाने वाला समुदाय है। ट्रिनिडाद टोबैगो और घाना जैसे देशों से जो भारतीय मूल के लोगों का संबंध घाना से लगभग शताब्दी पूर्व का है और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से 180 साल पुराना संबंध है। आप सभी ने देखा कि ट्रिनिडाद की प्रधानमंत्री जो कमला विश्वेश्वर जी हैं, वो मूलतः बिहार के बक्सर की रहने वाली हैं। यानी एक प्रकार का कैसा सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भारत का इन देशों के साथ है, उसको एक नए आयाम तक पहुंचाना यह तीसरी बड़ी उपलब्धि है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में सिद्धारमैया दिल्ली में मौजूद है। इस बीच सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री में बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि डीके शिव कुमार खुद भी कह चुके हैं कि सीएम पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है, कोई 50-50 फॉर्मूला नहीं है।
हालांकि सिद्धारमैया ने यह भी जोड़ा कि हाईकमान जो भी फैसला लेगा दोनों नेता उसका पालन करेंगे। Mr. D.K. Shivkumar himself said it that there is no vacancy of the CM post. Whatever decision taken by the High Command, both of us will follow, will obey. कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर मचे आपसी घमासान पर भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के लिए एटीएम है। बिहार में चुनाव है, इसलिए दोनों नेता पैसे को लेकर दिल्ली जा रहे हैं और बयान देकर नौटंकी कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य की जनता परेशान है। बिहार चुनाव है ना, वहाँ कर्नाटक से कुछ लेके देना पड़ता है, उसकी वजह से सीएम डीसीएम वहाँ गया है। यहाँ ये कर्नाटक कांग्रेसियों को एटीएम ऐसा पहले भी किया था, अभी भी किया है, उसके वजह से वो लोग तजूरी लेके गए हैं ऐसा लगता है। आप नाटकबाजी बंद करो। आप टेंट एक दिन मैसूर में बयान दे करके नाटकबाजी करता है, दूसरा दिन बेंगलोर में आकर के नाटकबाजी करता है, तीसरा दिन दिल्ली में जाकर के नाटकबाजी करता है। नाटकबाजी बंद करो। और एक छोटा सा वक्त ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। आज से 50 साल पहले भारत ने लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा अध्याय देखा था जिसे अब भी सबसे काला दौर कहा जाता है, आपातकाल। और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इसी आपातकाल को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार को एक मलयालम अखबार में प्रकाशित लेख में शशि थरूर ने साफ कहा कि आपातकाल को महज इतिहास की गलती मानकर भुलाया नहीं जा सकता। ये एक गहरी चेतावनी है जिसे लोकतंत्र समर्थकों को याद रखना चाहिए। 1975 से 1977 के बीच लागू आपातकाल की तीखी आलोचना करते हुए शशि थरूर ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सत्तावादी रवैया देश को डर और दमन की ओर ले गया। उन्होंने कहा कि आज़ादी को धीरे धीरे और छोटे छोटे अधिकारों के नाम पर छीना गया और ये अब राष्ट्रहित जैसे शब्दों की आड़ में किया गया। थरूर ने लेख में संजय गांधी द्वारा चलाए गए जबरन नसबंदी अभियानों और दिल्ली में की गई झुग्गी झोपड़ियों की बेरहम तोड़फोड़ का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने सत्ता के क्रूर और मनमाने प्रयोग का उदाहरण बताया। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की संस्थाएं चाहे जितनी मजबूत दिखें, असल में बेहद नाजुक होती हैं। आपातकाल ने दिखाया कि सरकारें कैसे अपनी नैतिक दिशा और जवाबदेही खो सकती हैं। उन्होंने इस दौरान हुई हिरासत में यातनाएं और कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं को भी रेखांकित किया। थरूर ने लेख में यह भी जोड़ा कि आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। आज हम ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा समृद्ध और कई मायनों में अधिक मजबूत लोकतंत्र हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। JNU में 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को न केवल आधुनिक शिक्षा व्यवस्था बल्कि नीति निर्माण और वैश्विक विमर्श में भी प्रमुखता से स्थापित करना है। JNU प्रशासन और भारतीय ज्ञान परंपरा धरोहर गठबंधन की ओर से आयोजित इस सम्मेलन को आयुष मंत्रालय, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का सहयोग प्राप्त है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आजादी के बाद भी नुकसान पहुंचाने का काम जारी रखा गया। The British colonization brought forth the second interlude, when Indian knowledge system was stunted, stymied, and subverted. We adopted their practices. Marxist perversion replaced colonial distortion. And friends, even today, the shadows of those colonial misreadings continue to shape textbooks, curricula, and minds. This conference, I believe strongly, stands as a serious academic endeavor to correct a historical wrong. Now is the time to cast off the chains of borrowed narratives, inherited distortions. It is time to reclaim our intellectual sovereignty. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने में एक बड़ी ताकत बनेगी। In a sense, from production to protections of generated knowledge, and over a period due to the constant colonial onslaught, knowledge output was put to a stop. Independence should have brought about a sense, but unfortunately, a heavy colonial mindset weighs upon our intellectual, academics, and educated Indians who continue to parrot the same understanding as the colonizers. Very few turn to question the colonial narratives. Knowledge comes through three levels of mind: instinct, intellect, and intuition. भारतीय सेना ने भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे नागालैंड, असम और मणिपुर में ऑपरेशन जल राहत 2 शुरू किया है। बीते दिनों हुई भारी बारिश और शहरी बाढ़ ने नागालैंड, असम और मणिपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश और बाढ़ से नागालैंड के दीमापुर जिले में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक रही, जहां सिंगरीजन कॉलोनी बुरी तरह प्रभावित हुई। जिला प्रशासन के अनुरोध पर सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक इंजीनियर टास्क फोर्स की तैनाती की। असम के गोलाघाट में धनसिरी नदी खतरे के निशान को पार कर गई थी। हालांकि अब पानी का स्तर धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन सेना पूरी तत्परता के साथ अभी भी मुस्तैद है। वहीं मणिपुर में नंबोल नदी ने इम्फाल पश्चिम और विष्णुपुर जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया। हालांकि अब जल स्तर में गिरावट है, लेकिन सेना राहत और पुनर्वास कार्यों में नागरिक प्रशासन का सक्रिय सहयोग कर रही है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत 2 अभियान के तहत अब तक पूरे क्षेत्र में 40 राहत टीमें तैनात की हैं, जिनमें 24 मुख्य और 16 रिजर्व टीमें शामिल हैं। 3820 लोगों को सेना ने प्रभावित इलाकों से सुरक्षित बचाया गया। 1361 भोजन पैकेट वितरित किए गए। 2095 लोगों को चिकित्सीय सहायता दी गई और 15,421 पानी की बोतलें जरूरतमंदों तक पहुंचाई गई हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक ब्रिज की जगह नया सिंदूर ब्रिज बनाया गया है और आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल का नाम ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भारतवासियों के मन में बसा हुआ है। गौरतलब है कि कर्नाक ब्रिज अंग्रेजी हुकूमत के समय ब्रिटिश गवर्नर कर्नाक की याद में बनाया गया था। मुंबई में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पुराना कर्नाक ब्रिज यहाँ हुआ करता था, जिसको एक प्रकार से क्षतिग्रस्त वो था, इसलिए उसको गिराकर ये नया ब्रिज बनाया गया है। कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि कर्नाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया, इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर
हमने ये तय किया कि इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने प्रसिद्ध गणेशोत्सव को लेकर बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव का दर्जा देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। इस फैसले के बाद अब गणेशोत्सव को देश दुनिया में नई पहचान मिल पाएगी, साथ ही महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को बल मिलेगा। तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया है कि वे इस उत्सव को पर्यावरण पूरक, जागरूक और देशभक्ति से प्रेरित झांकियों के माध्यम से उत्साहपूर्वक मनाएं। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को भव्य बनाने के लिए 100 करोड़ या उससे अधिक की राशि खर्च करने पर भी सहमति व्यक्त की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कैंपस में रैगिंग की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं को जूनियर छात्रों को परेशान करने के लिए बनाए गए किसी भी अनौपचारिक व्हाट्सएप ग्रुप की निगरानी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि यदि सीनियर छात्रों द्वारा अनौपचारिक व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग जूनियर छात्रों के साथ संपर्क करने और उनका उत्पीड़न करने के लिए किया जाता है तो इसे रैगिंग की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर ऐसा किया गया तो दोषी छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर्स को बाल कटवाने के लिए मजबूर करना, उनके साथ मौखिक दुर्व्यवहार करना, जूनियर्स को रात में लंबे समय तक जागने के लिए मजबूर करना भी रैगिंग की श्रेणी में रखा जाएगा। गौरतलब है कि यूजीसी को हर साल नए छात्रों से सीनियर्स द्वारा उत्पीड़न की काफ़ी शिकायतें मिलती हैं। आयोग ने कहा कि कैंपस में छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत का मछली उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन से दोगुना होकर वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 195 लाख टन हो गया है, जो केंद्र द्वारा शुरू की गई देश की नीली क्रांति की सफलता को दर्शाता है। बयान में कहा गया है कि पिछले 11 वर्षों में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में 140% की वृद्धि दर्ज की गई, जो भारत के जल संसाधनों की शक्ति और सरकार के साहसिक पहलों को दर्शाता है। समुद्री खाद्य निर्यात एक बड़ी सफलता के साथ 60,500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है और झींगा निर्यात में भारत के वैश्विक नेतृत्व की पुष्टि करता है। बयान के मुताबिक पिछले एक दशक में झींगा उत्पादन में 270% की वृद्धि हुई है, जिससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और देश में मछुआरा समुदाय सशक्त हुआ है। मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव लाने में सरकार हमेशा अग्रणी रही है और 2015 से अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,572 करोड़ रुपए का संचयी निवेश किया गया है। और एक बड़ा अपडेट आ रहा है। मोदी सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए जारी की सहायता राशि। मोदी सरकार ने 1066 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड को ये मदद दी जा रही है। एसडीआरएफ के अंतर्गत केंद्रीय हिस्से के रूप में राशि स्वीकृत की गई है। इस वर्ष मोदी सरकार ने 19 राज्यों को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मोदी सरकार राज्यों के साथ दृढ़ता से खड़ी है। एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना की तैनाती हमारी प्राथमिकता रही है, गृह मंत्री ने यह कहा है। शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पूर्वोत्तर के राज्यों में या यूं कहें मानसून से जिस तरह से बाढ़ से प्रभावित ये तमाम राज्य रहे हैं, उसमें केंद्र की ये बड़ी सहायता है इन राज्यों को। तो हम जानते हैं कि 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ये जारी करने का फैसला किया गया है। उत्तर पूर्व के राज्य हैं, केरल है, उत्तराखंड है। और अगर इस पूरे वर्ष में देखें अभी तक
जो है 19 राज्यों को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सहायता के तौर पर दी गई है। तो ये दिखाता है कि जब भी किसी राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आती है या फिर भूस्खलन होता है, तब हम देखते हैं कि तुरंत केंद्र सरकार की तरफ से न केवल वहां पर मदद दी जाती है, एनडीआरएफ और सेना के जवान वो तत्काल वहां पर सहायता देते हैं, साथ ही साथ बाद में टीम भेजी जाती है और जो क्षतिपूर्ति होती है या फिर जो राहत के लिए राशि की जरूरत होती है उसका आकलन करके समय समय पर केंद्र का जो हिस्सा है उसके तहत ये राशि जारी की जाती है। तो निश्चित तौर पर आज 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है इन राज्यों के लिए। ये दर्शाता है कि मोदी सरकार लगातार जिन राज्यों में बाढ़ की वजह से कोई नुकसान हुआ है या फिर भूस्खलन की वजह से कोई नुकसान हुआ है, आपदा की प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई नुकसान हुआ है, वहां पर राहत पूर्ति के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और ये एक संकेत भी है कि कितनी त्वरित कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। हमने देखा है हाल ही में, चाहे केरल में जो भूस्खलन हुआ था या फिर उत्तराखंड में जो हमने देखा कि ज्यादा बारिश के चलते जो नुकसान हुआ, उन राज्यों में किस तरह से तत्काल राहत पहुंचाई गई, केंद्र की एजेंसियों ने किस तरह से मदद की, सैनिक बलों के जवानों ने किस तरह से वहां पर राहत बचाव कार्य किए, और कई बार राज्यों की तरफ से आर्थिक मदद मांगी जाती है। तो ये एसडीआरएफ में जो केंद्र का हिस्सा है उसकी तरफ से आज इस राहत राशि को मंजूर किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि कई अन्य राज्यों के लिए इस वर्ष राहत राशि मंजूर की गई थी। अगर कुल मिला लें इस राशि को तो 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है। तो केंद्र सरकार का लगातार कहना है कि वो जरूरत के मुताबिक जब जब किसी राज्य को सहायता राशि की जरूरत होगी, इस फंड के मद्देनजर जहां पर कोई प्राकृतिक आपदा या बाढ़ राहत के लिए मदद करने की जरूरत होगी, तब पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और हम तो जानते हैं कि जैसे ही कोई इस तरह की आपदा होती है तुरंत एनडीआरएफ के जवान, सेना के जवान, केंद्रीय एजेंसियां राहत बचाव कार्य में जुट जाती हैं, और जब आर्थिक मदद की जरूरत होती है तो इस तरह की राशि समय समय पर मंजूर की जाती है राज्यों के लिए। तो आज एक बड़ा फैसला इन राज्यों के लिए जहां पर बाढ़ या फिर भूस्खलन के वजह से एक नुकसान झेलना पड़ा था। जी शैलेंद्र, इस तरह का फैसला केंद्र सरकार इस तरह की बड़ी परिस्थितियों में लेती रही है, लेकिन इस मौसम में ये इस तरह का अनुदान ये पहला होगा जो एसडीआरएफ के अंतर्गत ये दिया जा रहा है इन राज्यों को, क्योंकि मानसून की अभी शुरुआत ही हुई है। लेकिन असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड में हम जिस तरह से भीषण बरसात के एक असर को देख रहे हैं, जहां भूस्खलन से लेकर बाढ़ जैसी स्थितियां हैं, तो संसाधनों की किसी तरह की कमी ना हो एसडीआरएफ को। हालांकि साल भर एसडीआरएफ को अनुदान दिया जाता है, बजट में आवंटित होता है और उन संसाधनों के साथ एसडीआरएफ तैयार भी रहती है, लेकिन ये विशेष परिस्थिति है जब राज्यों पर एक बड़ी मुसीबत है इस समय। देखिए, ये बहुत स्पष्ट एक संदेश भी है कि किसी भी राज्य को अगर इस तरह की किसी धनराशि की मदद की जरूरत है, आर्थिक मदद की जरूरत है, तो उसमें त्वरित मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। और हमने देखा है कि कई बार इस तरह की एक मदद की मंजूरी तुरंत दी जाती है, जिससे तुरंत जो राहत और बचाव कार्य के बाद जो आर्थिक मदद देनी है वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। तो ये केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार इस बात को कहा है कि किसी भी राज्य को पैसे की कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां तक बाढ़ की वजह से नुकसान का सवाल है या फिर प्राकृतिक आपदा या भूस्खलन की वजह से नुकसान का सवाल है, हमने देखा है कि जब भी कोई एक तरह से बड़ी आपदा आई है किसी राज्य में, तो तुरंत ही केंद्रीय एजेंसियों ने राहत और बचाव कार्य किया है। और राज्यों की तरफ से अक्सर किसी पैकेज की डिमांड की जाती रही है और उसका एक आकलन करके केंद्र की तरफ से मदद भी होती रही है। लेकिन हमने इस साल में देखा है कि इस प्रक्रिया में बहुत तेजी आई है, और अभी तक आप देखें तो 19 राज्यों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की जा चुकी है, जो अपने आप में इस बात को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करता है कि त्वरित फैसले लिए जा रहे हैं जिससे कि राज्यों को जल्दी से जल्दी मदद की जा सके नुकसान के मामले में। जी हाँ, बिल्कुल शैलेंद्र, 4 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड को आर्थिक राशि के रूप में बाढ़ प्रभावित राज्यों में जो इस समय समस्याएं हैं उससे जूझने के लिए 1,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और इस विशेष बुलेटिन में मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।